Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना गंवाए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा विजेता बैच जो है इसके बारे में आप हमारे ऐप से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो अचीवर्स बैच हमारा चल रहा है। एनएलएसएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है और क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी आप चाहें तो घर बैठे मंगा सकते हैं। जो भी क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनके घर पे 7 बुक्स प्लस 50+ मॉक टेस्ट आपको इसी में इंक्लूडेड मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ मॉक्स लेना चाहते हैं किसी भी इनमें से एग्जाम्स के तो भी आप हमारी ऐप को एक बार विजिट कर सकते हैं। हर चीज़ का डेमो अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे बात करके भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। तो यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ये एंड ये, और बाकी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। यहाँ पे अंटार्कटिका पे एक आर्टिकल आया है, जो अभी एक बिल आया है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आज भी मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए जो एडिटोरियल आया है ना, वो आया है डेथ ऑफ अ फेस। किसकी बात यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे जैवरी करके इनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है। ऑल्दो जो पूरा इनका नाम है वो है अयमन अल जवाहरी। इनको काबुल के सेफ हाउस के अंदर जो है एक अमेरिकन ड्रोन ने मार गिराया। ये अलकायदा के लीडर हैं और ओसामा बिन लादेन के बाद ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हो कि पॉपुलर फेस थे अलकायदा के अंदर। फिलहाल जो है यूएसए ने इनको अपने एक ड्रोन के थ्रू मार दिया। अभी जो थोड़ा सा जानते हैं पूरी कहानी, ये कि इजिप्शियन डॉक्टर थे, फिर ये टेररिस्ट बन गए और उसके बाद जो है अलकायदा के काफ़ी समय से ये प्रमुख रहे हैं। जब लादेन मरे तो उसके बाद तो फिर ये बिल्कुल मेन आ गए थे। इवन ये भी कहा जाता है कि जो 2001 का वर्ल्ड ट्रेड पे हमला हुआ था उसमें भी ये मास्टरमाइंड थे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल फिगर थे अलकायदा के बाद। अमेरिका की जो एम्बेसी पे बॉम्बिंग हुआ था ईस्ट अफ्रीका में 1998 में, उसमें भी इनका हाथ बताया जाता है। सितंबर 11 2001 का जो अटैक है उसमें भी इनका हाथ बताया जाता है। वैसे तो देखिए तो इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन जो है, मतलब इनकी जो पूरी कहानी है उसमें ऐसा आता है कि इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड से इसने जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जो साइद कुतुब करके जो वहाँ पे उस समय होते थे। बाकी साहिब कुतुब की तो अपनी कहानी है। उनको जो है वो इजिप्ट के अंदर ही शायद उनको जो है फांसी दे दी गई थी उस समय के जो प्रेसिडेंट थे गमल अब्देल नसीर के द्वारा। फिर जो है ये जावारी जो है ये इन्होंने अपना एक आप कह सकते हो अंडरग्राउंड एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसमें इन्होंने मतलब जो है कट्टरपंथी विचारधाराओं को प्रमोट किया। फिर 9/11 से कुछ महीने पहले जो है ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन और अलकायदा में ये जाके मर्ज हो गए थे। कुछ ऐसा ही कहानी है पूरी, ठीक है। फिर अभी देखिए क्या हुआ, अभी आपको पता है यूएस ने जो है एक ड्रोन अटैक से इनको मार गिराया। ऐसा नहीं है कि अचानक से मार डाला, ये यूएस इनको काफ़ी समय से इनके ऊपर निगरानी कर रहा था, इनकी एक्टिविटीज़ देख रहा था। और एक चीज़ जो आपको ताज्जुब करेगी कि काबुल में मारा है, मतलब अफगानिस्तान में मारा है। अभी एक चीज़ जो है ना बड़ी कहानी निकल के आ रही है कि काबुल में ये ना वहाँ रहते थे जहाँ पे तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स रहते थे, बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स रहते थे, प्रॉपर बंगले जहाँ पे बने होते थे। अब ये पहले पाकिस्तान में रहते थे तो फिर ये काबुल क्यों चले गए, तो एक ये क्वेश्चन था। तो अब आपको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। जब अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस जा रही थी तो तालिबान और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था दोहा एग्रीमेंट। दोहा एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि भैया जो अफगानिस्तान की जो तालिबान है ये अब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को अफगानिस्तान में जगह नहीं देगी जिससे कि वो इकट्ठा होकर फिर से रीग्रुप हो पाए। तो अब क्या हो रहा है कि ये वहां पे पाए गए हैं जहां पे तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स रहते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि इनके बारे में किसी को पता नहीं था या कुछ ऐसा था, तो फिर इनको वहां पे जगह क्यों दी गई? इसका मतलब वहां पे अलकायदा को फिर से पनपने का या रीग्रुपिंग होने का मौका दे रहा था तालिबान। फिर तो दोहा एग्रीमेंट का क्लियर कट वायलेशन है। तो तालिबान भी अब यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन में आ जाता है कि यार ये जो हुआ है इसमें तालिबान का कितना रोल है और क्या तालिबान दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो फिर ना वो इंडिया के लिए अच्छा है ना वो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए अच्छा है। क्योंकि रीग्रुपिंग ऑफ एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो ये एक समस्या का विषय जो है वो बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो एक अनअवॉइडेबल क्राइसिस करके आया हुआ है। ये क्यों आया है? क्योंकि एक न्यूज़ तगड़ी आई है, वो ये आई है कि पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस।
चाइना ने इवन ये कर दिया है कि जो आपके यहाँ पे देखिए तैवान स्टेट पड़ता है, ये जो पोर्शन है ना इसको तैवान स्टेट बोलते हैं, यहाँ पे चाइना ने मिलिट्री दिल और तेज कर दी है। तो ये पूरा मामला है। अभी क्या हो रहा है ना, देखो यूएस जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा चाइना आरोप लगा रहा है। और थोड़ा सा अगर इसको आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो वो यही है कि चाइना को भड़काने की कोशिश हो रही है। कैसे, आप थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए ये एक मीम था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब बहुत पॉपुलर हो रहा था। अगर आपने गोलमाल मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे ये तीनों जो है पहले आगे बढ़ते हैं, फिर ये पीछे लौट जाता है और ये पीछे लौट जाता है, और सिर्फ बीच वाला जो है वो आगे फंसता है जब सामने गुंडा खड़ा रहता है। तो एक्चुअली जो ये यूक्रेन के साथ हुआ था ना अमेरिका जर्मनी के द्वारा, वही सेम चीज ना कहीं तैवान को भी करता हुआ या फंसते हुए दिख रहा है। देखो अभी चाइना कोई अटैक तो करने नहीं जा रहा था, साइड में अपना जो भी मिलिट्री डिलीवरी ये सब करता था, पर अब चाइना जो है ना वो ये कह रहा है कि अब इसके बाद रिपरकशन बहुत हो सकते हैं। तो अब अगर तैवान में पेलोसी जी जा चुकी हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को चाइना जो है अब तैवान को प्रॉपर कैप्चर करने के लिए अटैक कर दे। और तैवान अगर इस बात को समझ पा रहा है या अभी इसमें क्या हो रहा है, ये तो एक बहुत डिबेटेबल इशू है, इसमें लोगों के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ये जो एडिटोरियल आया ना इसका यही संदर्भ है कि जैसे यूक्रेन वाला मामला हुआ था ना, कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस ने थोड़ा पंप अप कर दिया था यूक्रेन को, फिर रशिया को अटैक करना पड़ा था मजबूरी में। तो अगर इस तरीके से चीजें होंगी और चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट में होंगी तो चाइना भी पीछे नहीं रह सकता है और वो भी अटैक कर सकता है। तो ये एक बेसिक मसला है जो अभी इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये देखिए जो अभी नया बिल आया है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। उस बिल को मैंने इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पेलोसी लैंड्स इन तैवान, चाइना स्लैम्स यूएस। तो ये हमने देखा कि यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो हैं वो तैवान में विजिट कर रही हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पिछले 25 साल के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि इस लेवल का बड़ा पॉलिटिकल लीडर तैवान में यूएस का विजिट करने गया है। और अभी हुआ ये है कि भाई बीजिंग ने भी अपनी चीजें स्टार्ट कर दी हैं। Su-35 फाइटर जो हैं वो आपके यहीं पे जो तैवान स्टेट है इसके पास उड़ने लगे हैं। यहाँ पे नेवी की ड्रिल तेज हो चुकी है। चाइना जो है हरकत में ज़्यादा आ चुका है। तैवान पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, कुछ एक्सपोर्ट बंद कर दिया है तैवान में, कुछ इस तरह की चीज़ें सारी आदेश दे दी गई हैं चाइना के द्वारा। तो मैटर सीरियस है, अब कितना सीरियस होगा ये वक्त बताएगा। अलकायदा चीफ किल्ड इन यूएस स्ट्राइक इन काबुल, तो हमने इनके बारे में देखा। जाहवरी वॉज बॉर्न ऑन 1951 कैरो में ये बॉर्न हुए थे। मैंने आपको इनकी कहानी बताई है कि पहले भाई इन्होंने बचपन में ही एक जो है वो एक खुफिया टाइप का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया था, फिर बाद में अलकायदा में मिल गए थे। काफ़ी सारे बड़े बड़े जो अलकायदा के द्वारा इवेंट्स किए गए हैं उसमें इनका हाथ पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिन लादेन की डेथ के बाद यही पूरा चला रहे थे। अब ये है कि अलकायदा की हायरार्की जो है वो ढह तो गई है, क्योंकि इनके जाने के बाद अभी पता नहीं है कौन आएगा क्या आएगा। और अगर रीग्रुप होने की कोशिश भी कर रहा था तो फिर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ये तो निपट चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है ना वो ये है, वो इंडिया के लिए भी एक इशू है और वो बाकी कंट्रीज के लिए भी हैं कि तालिबान को अगर सब कुछ पता था तो फिर उन्होंने इनको अपने वहाँ पे एंट्री क्यों दी। और काबुल के उस एरिया में जहाँ पे तालिबान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं वहाँ पे इनको भी बंगला मिला हुआ था, क्वार्टर्स में थे ये, उसी में से किसी एक क्वार्टर के अंदर। तो ये सब एक क्वेश्चनेबल बातें हैं, डिबेटेबल इश्यूज हैं। लेट्स सी कि क्या होता है इसमें, क्या पता पड़ता है फ्यूचर में। लेकिन एक बात है, यूएसए इज यूएसए भाई। चले भी गए हैं उसके बावजूद भी उन्होंने अपना बदला जो है वो ले लिया और स्ट्राइक करते हैं, ओपन करते हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता है। अब चाहे पाकिस्तान में होते तब भी वो कर देते, तब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कह पाता। तो ये तो भाई यूएसए की पावर है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में एक खबर आई है कि कानपुर के अंदर एक स्कूल के अंदर जो है वो बच्चों को कलमा पढ़ने के लिए ऐसा फोर्स किया जा रहा था। ऐसे कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन थी, जिसके चलते हुए फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल जो कानपुर के अंदर है उसके अंदर उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट के थ्रू केस दर्ज हो चुका है। बाकी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी तो लेट विल सी टू इट। मंकी पॉक्स के केस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 3rd देखने को मिला है, इंडिया में शायद 4th या 5th आ चुका है। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है और आई होप मंकी पॉक्स जो है वो एक बहुत सीवियर इशू ना बन के उभरे, क्योंकि अभी ही चीज़ें थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हुई हैं कोविड के बाद और ये एक नई बीमारी जो है वो सामने आ रही है। क्यूलिंग ऑफ पिग्स ऑन अ फार्म इन वायनाड कंप्लीटेड। तो मैंने आपको कल जो है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था कि क्यूलिंग करके ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वही हो रहा है।
और अफ्रीकन जो आपका स्वाइन फीवर है, इसके बारे में डिटेल में हमने कल देखा ही था, तो आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पीएमएलए वाला मैटर फिर से एक टेक्स्ट वाले पेज पे आया था, तो उसमें मैंने केस का नाम वापस उठा लिया थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो पहले ना ये बात बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, एक सेकेंड, हाँ। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पीएमएलए वाला वर्डिक्ट आया है। इसमें यह हुआ कि बेल अंडर सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द कंडीशन वर कंटेस्टेड एज बीइंग आर्बिट्री एंड ड्रैकोनियन इन मच एज दे रिजर्व द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट द स्टेज ऑफ बेल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कंटेंशन को खारिज कर दिया और कहा कि भैया जो कंडीशंस हैं सही हैं। क्या है वो कंडीशंस, वो मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 जो पीएमएलए है, इसके अंदर में क्या कंडीशन है, तो इसके अंदर पहली कंडीशन जो है ना वो ये है कि इट रिक्वायर्स दैट अ पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उसके अगेंस्ट में है मस्ट इनिशियली बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन। एंड पहली चीज तो ये है कि भाई अगर कोई बंदा है उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, वो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो अब अगेंस्ट में है ना उसके सरकार का वकील, वो पहले अपनी दलीलें रखेगा कि इसको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल केसेस में होता है बेल के लिए आप गए, आपने जज के सामने अपनी बातें रखी, अगर जज को सही लगा दे दिया, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, the application is opposed, the court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of the offense and is likely to commit any crime while out on the bail। मतलब कि अगर अपोज हो रहा है तो कोर्ट को फिर खुद सोचना है, विचार करना है कि क्या ये अक्यूज जो है इसके ऊपर थोड़े से भी उम्मीद है कि ये इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व था तो बेल मत दो, और क्या इसके बाहर जाने से ये अपने क्राइम्स को छुपा सकता है या कुछ और भी इस तरह की चीजें कर सकता है, तो भी बेल मत दो। तो ये दो कंडीशन जो है ना क्वेश्चन में थी, लेकिन उसको जो है सही ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या ऐसे लॉज जो हैं वो ये वाला जैसे जो ये कंडीशंस है ऐसे किसी और भी एक्ट के अंदर है, तो हाँ, जैसे कि यूएपीए में है, नार्कोटिक सब्सटेंस वाले में है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाला जो एक्ट है, तो उनमें भी इस तरीके के क्लॉजेस जो हैं वो ऑलरेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन झारखंड 100% लोकल रिजर्वेशन। झारखंड ने 100% लोकल रिजर्वेशन कर दिया था 2016 के, आई थिंक ये बात है उनकी, ये कुछ इस तरीके का कानून लाने की कोशिश थी, कोर्ट में था मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है ये 100% लोकल रिजर्वेशन। केस का नाम है सत्यजीत कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। रशियन लेबल्स यूक्रेनियन अजोव रेजिमेंट टेररिस्ट ग्रुप। थोड़ा सा पहले मैंने आपको अजोव रेजिमेंट के बारे में बताऊंगा। ये देखिए 2014 के आसपास से एग्जिस्टेंस में आई थी यूक्रेन के अंदर। इनका ना कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, इनको नियो नाजीज बोला जाता है, ये भी बोला जाता है कि वाइट सुपरमेसी को प्रीच करते हैं, ठीक है। नियो नाजीज मतलब हिटलर वाला। अब इनका जो सिंबल है वो भी, तो वैसे तो ये बोलते हैं कि नाजी वाला सिंबल नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो विचारधारा है ना कुछ इस तरीके से दिखती हैं। 2020 के अंदर जो है ना इनके कमांडर थे, उन्होंने बोला था कि हम जो है वाइट सुपरमेसी को सर्व करने के लिए हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। ऑल्दो जो ये पर्टिकुलर रेजिमेंट है ये बहुत पावरफुल है, बहुत वेल ट्रेंड है। तो अभी जो रशिया से जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, उसमें मोस्टली आप देखोगे कि यूक्रेन के जो बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे एजोव रेजिमेंट ही लीड कर रही है, और एजोव रेजिमेंट ही लोगों को ट्रेन भी कर रही है। इनके ऊपर कुछ समय पहले चार्जेस भी लगे थे। ये बनी किस लिए थी, देखो जो डॉनस्टेक वाला रीजन था ना, डॉनबास्क वाला रीजन था, जो रशिया के लोग वहाँ पे, जो रशिया के सपोर्टर्स कुछ वहाँ पे रहते थे, तो उस एरिया में चीज़ों को बेटर करने के लिए ये उत्पन्न हुई थी, और वहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। तो इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने रेप भी किया है वहाँ पे, वायलेंस काफ़ी सारा करते थे। इवन फेसबुक ने इसको बैन कर रखा था, लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन को इनको जरूरत पड़ी, तो फेसबुक ऑफकोर्स यूएस का है, तो भाई उन्होंने उसको वापस अलाउ कर दिया। फेसबुक पे भी शायद ये ओपन हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। तो ये अजोव बैटेलियन है, तो रशिया ने इनको कह दिया भैया टेररिस्ट ग्रुप है, इनके बंदों को 10 साल की सजा मिलेगी जहां हम पकड़ेंगे। तो ये बात सामने आई है, ठीक है। थोड़ा सा कॉमनवेल्थ के बारे में देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 6th पे चल रही है। देश के हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे मेडल्स आ रहे हैं, ऑल दो नंबर ऑफ डिफरेंसेज ना आप देखिए बहुत हाई है, टॉप 2 कंट्रीज़ का, उसके बाद नीचे की बाकी कंट्रीज़ का। तो ये चीज़ें हैं, बाकी धीरे धीरे जो भी लास्ट में कॉमनवेल्थ का निकलेगा वो भी हम एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रशिया लेबल्स यूक्रेन अजोव रेजिमेंट टेररिस्ट ग्रुप। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन झारखंड 100% लोकल रिजर्वेशन। पीएमएलए वाले हमने कंडीशंस देखी, मंकी पॉक्स वाला मामला देखा हमने, ये देखा कि जो अल जवाहिरी हैं इनको मार दिया गया है एक ड्रोन के द्वारा। पेलोसी जी वाला मसला देखा पूरा,
ये था हमारा आज का सेशन। अभी मैंने डाल दिया है वो आर्कटिक बिल वाला, वो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल के एग्जाम के लिए। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए। अंटार्कटिक बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो इस बिल को हम डिटेल में देखेंगे कि ये बिल है क्या, क्यों इसको लाया गया और क्या है पूरी कहानी। आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी चीजें मिले। जैसे हिंदू में क्या हो रहा है ना, बहुत रिपीटेटिव आर्टिकल आ जा रहे हैं, तो फिर उसका सॉल्यूशन ये कि कहीं अच्छे जो अखबार और भी हैं जहां पे कोई अच्छा आर्टिकल आया आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंडिया के अंदर ना ड्राफ्ट बिल आया है, पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है अंटार्कटिका को लेके। देखो, भारत के अलावा विश्व की बहुत सारी कंट्रीज में अपना इंडिविजुअल लॉ है अंटार्कटिका को लेके, बट भारत में नहीं था। इसको क्यों लाने की जरूरत पड़ी, आप ऐसे समझ लो कि मैं अगर अंटार्कटिका में जाके कुछ कर दूं, कोई क्राइम कर दूं, तो फिलहाल अगर हमारे देश में कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो मुझे फिर कौन से कानून से ट्रायल किया जाएगा, मुझे कौन से कानून से सजा दी जाएगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अंटार्कटिका बिल लाने की जरूरत पड़ी। ये अभी जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा टेबल किया गया था लोकसभा में, उसके बाद से ये न्यूज में आ गया था। भारत का ये पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है। भारत के अलावा 27 कंट्रीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जहां पे इससे रिलेटेड लॉ ऑलरेडी है इंडिविजुअल देयर कंट्री के अंदर। तो उन कंट्रीज के नाम आपके सामने लिखे हुए, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारी कंट्री जो लेजिस्लेशन नहीं भी लाई हुई है वो भी लेके आएंगे फ्यूचर में, तो ये भी एक बात है। अब भारत ने ये बिल क्यों लाया, तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इंडिया जो है ना, वो एक्सपेंडिशंस भेजता है अंटार्कटिका के अंदर फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। वहां पे जो बंदे भेजे गए उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो फिर कौन सा जो लॉ है वहां पे लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये काफी मजबूर करती थी इंडिया को, जिसके चलते हुए भारत को ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। इसमें काफी सारे रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी, किस तरीके से आप वहां पर जाके चीजों को कर सकते हैं। टूरिस्ट अगर वहां पे जा रहे हैं तो किस तरीके से जाके टूरिस्ट इंडस्ट्री वहां पे पनप सकती है, तो उनको किस किस चीजों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। अभी इस बिल पे आए ना, उससे पहले थोड़ा सा अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ना, 1959 के अंदर 12 कंट्रीज के द्वारा साइन करी गई थी और 1961 में ये फोर्स में आई थी। ये 60 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड वाला एरिया है वो कवर करती है। इसका मेन फंक्शन था अंटार्कटिक ट्रीटी का कि डीमिलिटराइज अंटार्कटिका को करा जाए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज जाके अपना हक ना वहां पे मिलिट्री के थ्रू ना अपनाए। सभी कंट्री को अपना अपना वहां पे पोषण दिया गया, अपना अपना काम करने का समय दिया गया, अपना अपना काम करने के लिए जगह दी गई और इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, जिससे कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट हो सके। 54 नेशन जो है इसके सिग्नेटरीज हैं। 29 नेशन जो हैं 54 में से उनको राइट टू वोट है इस ट्रीटी के अंदर, जिसमें इंडिया भी है जिसको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है। इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी जो है 1983 में साइन करी थी और उसी समय हमें कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया था। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स जो है, ये भी सेटअप किया गया था 1980 में, for protection and preservation of Antarctica environment and in particular for the preservation and conservation of marine living resource in Antarctica। तो ये कुछ बातें थी अंटार्कटिक ट्रीटी से रिलेटेड। प्रोटोकॉल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी आया था अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू, जिसका 1991 में साइन किया गया था एंड 1998 में ये फाइनलाइज हुआ था। क्यों किया गया था? टू नेचुरल रिजर्व, डिवोट टू पीस एंड साइंस। तो ये यहाँ पे इसका कारण था। अभी जो बिल है ना, ये बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना, वो ये है कि एक्सटेंडिंग जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई क्राइम हो रहा है तो आप भारत की कोर्ट का फैसला वहां पे जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये चीज नहीं थी, जैसे कि वहां पे कोई क्राइम कर रहा है तो पहले कोई लॉ ही नहीं था, भारत की कोर्ट का लॉ कैसे लग सकता था। बट अब ये जो बिल है इसके थ्रू भारत की कोर्ट का लॉ वहां पे लगेगा। इसके अलावा ये जो बिल है ये परमिट सिस्टम देने की बात करता है। जैसे कि कोई जा रहा है तो उसको परमिट लेके जाना पड़ेगा, परमिशन के साथ जाना होगा। जो परमिट है ये कमिटी के द्वारा इशू किया जाएगा। इस कमिटी के अंदर कौन होगा? तो कंप्रोमाइज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अर्थ साइंस, उसके अलावा और भी ऑफिशियल्स होंगे लाइक डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, फाइनेंस फिशरीज से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से। ठीक है। द परमिट कैन बी कैंसल्ड एनी टाइम बाय द कमिटी, अगर उनको लगता है कि गलत बंदे को परमिट दे दिया है वहां जाने के लिए। ऑल्दो इंडिया जो है ना, अभी तक वहां पे कोई कॉमर्शियल फिशिंग नहीं करता था, बट हमें अलोकेटेड कोटा तो मिला हुआ है ट्रीटी के अंदर,
तो अब यहाँ पे ये बिल जो है ना, इसके लिए भी प्रोविजंस डालता है कि अगर किसी को कॉमर्शियल फिशिंग वहां पे करनी है तो किस तरीके से कर सकता है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पूरी लिखी हुई है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस चीजों में लोगों को इंडल्ज होना है। इसके अलावा टूरिज्म एक्टिविटी भी भारत इतने समय से वहां पे नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी भी अलाउ करी गई है इस बिल के थ्रू। फॉरेन कंट्रीज जो है ना वो टूर कराती थी अंटार्कटिका में लोगों को, लेकिन भारत जो है वो नहीं कर पाता था या भारत उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। बट अब इस बिल के अंदर प्रोविजन है जिसका ध्यान में रखते हुए लोग टूरिज्म भी वहां पे कर सकते हैं। तो इंडियन टूर ऑपरेटर्स भी यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे कि भैया आप भी टूरिस्ट को वहां पे भेजिए। ये जो बिल है ना, ये टूरिस्ट को प्रोहिबिट करता है ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स रिसोर्स और इस तरह की कोई भी चीज जिससे कि वहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचे। नेटिव प्लांट्स को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे जो भी जानवर है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करा सकते हैं, वेजल्स ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस बिल के अंदर मना करी गई हैं। ये जो ड्राफ्ट बिल है ये सेपरेट डेजिग्नेटेड कोड बनाने की बात करता है जो अंटार्कटिका में जो भी क्राइम हो उसको देखे। हाई पीनल प्रोविजंस हैं, जो लोवेस्ट पेनल्टी है इसके अंदर वो 1 से 2 साल की सजा है विद 10 to 50 लाख रुपीस का फाइन। अगर आप वहां के किसी जानवर को तकलीफ देते हैं, वहां के किसी स्पीसीज को तंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज वहां पे छोड़ के आते हैं जिससे कि वहां की स्पीसीज को प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको 7 साल की सजा होगी विद अ फाइन ऑफ 50 लाख रुपीस। तो ये भी ये बिल जो है